हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ूं वीडियो में, इससे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कल के लिए। कल जितने भी शुभचिंतकों ने मुझे विश किया, मेरे लिए दुआएं की, मुझे आशीर्वाद दिया, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन मानो, मुझे मतलब इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। और मैं थोड़ा-थोड़ा ये प्राउड भी फ़ील कर रहा हूँ कि इतने लोगों का प्यार मेरे साथ है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझ जैसे लोगों के लिए तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों में शीर्ष पर तमिलनाडु रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं देवदत्त चंद। और केपलर के डाटा के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी सप्लायर बन गया है अब इंडिया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत लिया है सार्जियो पेरेज ने। वहीं संतियागो पेना ने अभी पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, वहां के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं डिंग लरेन। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खंड ब्रिज, ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। और किंग्स चार्ल्स 3 द्वारा ब्रिटेन के मानद एमबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार जी को। ये भारतीय मूल के हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? देखो, अप्रैल महीने का एक दिवस ये छूट रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए इसको कवर कराया जा रहा है। याद रखिएगा, 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। 30 अप्रैल 2018, इस दिन सबसे पहली बार अनाउंस हुआ था आयुष्मान भारत योजना, जिसे ए बी आयुष्मान भारत PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है ना, पूरा नाम है ये, याद रखना, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, आप परेशान मत हो, इसका फुल फॉर्म भी दिखाऊंगा। आयुष्मान भारत योजना पहले है क्या, इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो, PMJAY, आयुष्मान भारत PMJAY योजना जो है, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत हेल्थ को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना कह सकते हो आप इसे। और ये आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत होता क्या है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी गरीब घर से परिवार से आते हैं व्यक्ति, उनका आयुष्मान कार्ड बनता है। और वो जो आयुष्मान कार्ड रहता है ना, उसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है किसी भी सदस्य का, उसको प्रोवाइड किया जाता है 5 सालों तक के लिए। ठीक है, तो 5 लाख तक का फ्री में ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। दुनिया की सबसे बड़ी ये सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्लियर? अब एक चीज और, यहाँ पर देखो, पहली बार घोषणा इन्होंने 30 अप्रैल को की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की गई थी। 1 नंबर यहाँ से बन गया आपका। 1 नंबर क्या, 2 नंबर समझो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई, प्रॉपर तरीके से ये शुरू कब हो गया? तो प्रॉपर तरीके से शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 से। याद रखना, 23 सितंबर 2018। ओके, PMJAY यहाँ पर लिखा गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कभी कभी तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि बहुचर्चित योजना PMJAY में ए का क्या मतलब है, तो ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा आपको, आरोग्य, अयोग्य या कोई भी मतलब ए से बना करके, तो उसमें आप याद रखेंगे आरोग्य। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बना दिए गए हैं टी एस शिवगनानम जी। ये काफी सीनियर मोस्ट जस्टिस रहे हैं वहां पर, और इनको अब प्रमोट करके चीफ जस्टिस बना दिया गया है। चीफ जस्टिस की पोस्ट वहां पर खाली थी। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको परमानेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल आपके सामने है, कलकत्ता हाई कोर्ट जज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट दोस्तों भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। 1862 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत ये स्थापित किया गया था। अभी के टाइम पर भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 25वां कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब
इनमें से कलकत्ता हाईकोर्ट जो कि सबसे पुराना है, उसके चीफ जस्टिस कौन है? न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनानम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी सीएचएसएल के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय जो है, ये एक होता है सुप्रीम कोर्ट, आप जानते ही हो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों ये रिट जारी करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और वहीं हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट जो होता है ये आर्टिकल आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत ये रिट जारी करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था अभी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा हुई? तो बाफ्टा का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है ना, बाफ्टा फेलोशिप, ये अभी हाल ही में मीरा स्याल को दिया गया है। मीरा स्याल ये भारतीय मूल की ब्रिटिश हैं और इनको दिया गया है इनके टीवी पर इनके योगदान के लिए, क्योंकि ये भारतीय मूल की काफी फेमस वहां पर अभिनेत्री हैं, ठीक है, एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ राइटिंग का भी काम करते हैं, राइटर भी हैं। तो मीरा स्याल ये सम्मानित की गई हैं बाफ्टा फेलोशिप से। बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड्स भी वो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। देखो जैसे ऑस्कर हुआ, ऑस्कर फिल्म के लिए दिया जाता है, ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। बाफ्टा हुआ, ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। फिल्म फेयर हुआ, जैसे कि अभी फिल्म फेयर दिया गया, ये इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, ये भी इंडिया के द्वारा दिया जाता है। फिलहाल बाफ्टा की स्थापना 1947 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने एक दूसरे के भुगतान कार्ड को स्वीकार करने की संभावनाओं की जांच के लिए सहमति जताई है? तो दोस्तों भारत और रसिया, अब इन दोनों के बीच में ना क्रॉस बॉर्डर हो सकेगा पेमेंट। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए दोनों एक दूसरे के जो पेमेंट कार्ड्स हैं, जैसे कि रुपे कार्ड हुआ, रुपे कार्ड जो भारत का सरकारी कार्ड है इसको, और रसिया का ऐसा है मीर कार्ड, इन दोनों को एक दूसरे देशों में एक्सेप्ट किया जा सकेगा। यहां पर देखो द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, इंडिया रसिया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग रुपे एंड मीर कार्ड। अब मीर कार्ड रसिया का और इंडिया का रुपे कार्ड, दोनों एक दूसरे मतलब दोनों देश आपस में एक दूसरे के कार्ड्स को अब एक्सेप्ट करेंगे। इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सकेंगी पॉसिबल, ठीक है, बिना किसी टेंशन के करेंसी के चेंजेस वगैरह के। देखो यहाँ पर रुपए और रूबल में होगा लेन देन। तो पहले क्या होता था, पहले पहले ट्रांसफर करना पड़ता था डॉलर में, डॉलर से तब फिर पेमेंट होता था रुपए में, चेंज होता था, करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ता था, ये सब होता था। और अब देखो रुपए और रूबल में डायरेक्टली हो रहा है पेमेंट, और क्योंकि रसिया तो डॉलर का यूज कर नहीं सकेगा, उस पर तो स्विफ्ट सैंक्शन लगा हुआ है, स्विफ्ट सैंक्शन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता। आज के टाइम पर युआन में या तो रूबल में या तो रुपए में, इन तीन तरीकों से पेमेंट भारत और रसिया के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से भारत और रसिया का व्यापार अभी चल रहा है। और एक चीज और, रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत आज के टाइम पर खरीद रहा है, ठीक है, और भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता या सप्लायर रसिया बना हुआ है। और एक रिपोर्ट अभी कल भी मैंने आपको बताई थी कि भारत जो है ये सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है यूरोप में, किसका? रिफाइनरी ऑयल का, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ पर बात हो रही है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की। अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले ही भारत और नेपाल के बीच में ऐसी ही एक न्यूज आई थी, जब उसमें यूपीआई के थ्रू, यूपीआई एप्स के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक्सेप्टेंस बताई गई थी। अब देखो ना ये चीजें बहुत हो रही हैं आसान, कि आप एक दूसरे देश से दूसरे देश में भी पैसे भेज सकोगे, ठीक है। पहले बहुत टफ होता था इस चीजें, और अब ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट भारत में इतना आगे चल रहा है, अपना यूपीआई सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे एडवांस है ये, और इसकी मदद से देखो दुनिया भर के देश भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023, इसमें भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों अभी सिंगापुर में आसियान भारत समुद्री अभ्यास चल रहा है। ये 2 मई से शुरू हुआ है और 8 मई तक चलेगा, ठीक है। आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहां पर? सिंगापुर में। अब इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली, ये दोनों जो हैं गए हैं हिस्सा लेने, ठीक है, भारत की तरफ से गए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू इंडियन नेवल शिप रीच सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज।
आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज को इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है AIME। तो AIME 2023 ये कहां पर हुआ? सिंगापुर में, 2 मई से 8 मई तक। कुछ दिन पहले ही अगर आपको याद हो तो सिंगापुर और भारत के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र भी तो हुआ था, ठीक है ना। ये भारत और सिंगापुर के बीच में ये भी होता है, सिंगापुर के बीच में। ये कहां पर हुआ था? जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में हुआ था, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे आसियान बात करें तो आसियान ये एक कोई देश नहीं है, ये आसियान 10 देशों का एक समूह है, आसियान ऑर्गेनाइजेशन है, 10 देश इसके पड़ते हैं और एक इंडिया। आसियान का सदस्य नहीं है इंडिया। इंडिया के और आसियान के बीच में कई सारी समिट्स भी हुआ करती हैं समय समय पर, ठीक है। इंडिया इसका सदस्य तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है। अक्सर देखो आप, इससे सैन्याभ्यास हो रहा है, इससे के साथ समिट हो रही है, तो इन फ्यूचर हो सकता है इंडिया भी इसका पार्ट बन जाए। फिलहाल अभी के लिए तो पार्ट नहीं है। आसियान के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर से सुनो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? तो देखो, बैंक ऑफ इंडिया के भी नए MD और CEO मिल गए हैं। अभी देवदत्त चंद के बारे में आपने जाना, बैंक ऑफ बड़ौदा के बने हैं नए MD और CEO, और अब बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक बन गए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, रजनीश कर्नाटक इनका नाम ही है, ये राज्य मत समझिएगा, इनका पूरा नाम है रजनीश कर्नाटक। ओके, तो इनको बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, रजनीश कर्नाटक एज बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO। और बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन बन गए हैं? ये चंद साहब, ठीक है। तो 29 वर्षों से ज्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक या कहें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अभी तक ये, 2021 से वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट पर थे और अब आ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया में। पंजाब नेशनल बैंक में भी ये काम कर चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भी एक सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कितनी गवर्नमेंट है? 12 सरकारी बैंकें हैं आजकल, आज के टाइम पर 12 सरकारी बैंकें हैं भारत में। क्लियर है ना? और प्लस एक है RBI। RBI तो सबका अलग ही है सबसे, क्योंकि ये तो बैंकों का बैंक है, ये आम नागरिकों के लिए है नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात, इंग्लिश वाली भी लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है और इस पर काम चल रहा था। बहुत सारे लोग एडवांस में पेमेंट करके बैठे थे, उन सबको कल भेज दिया गया है ई बुक। और जो लोग अभी भी नहीं लिए हैं, जो लोग को लेना है वो इंग्लिश वाला भी ले सकते हैं, जिनको हिंदी में लेना है वो हिंदी वाली भी ई बुक ले सकते हैं। खुशी की बात तो ये होती है कि आप लोग जो है वो एडवांस में पेमेंट कर देते हो, इसका मतलब आपको ट्रस्ट है हमारे ई बुक पर, हमारे कंटेंट पर, कंटेंट की क्वालिटी पर और इसकी परफॉर्मेंस पर। इसका जो सियोरिटी होता है कि 100% दावा रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन इस ई बुक के बाहर से नहीं आता है, ठीक है। जो भी हमारी मंथली या ईयरली या 6 मंथ की ई बुक आती है, इस प्रकार से हर एक प्रकार के क्वेश्चन उसमें कंपाइल किए गए रहते हैं। ये ई बुक अवेलेबल है MZT ऐप पर, आप MZT ऐप पर जाकर के इसे ले सकते हैं। अपने सुविधानुसार हर एक प्रकार की ई बुक जो है दोनों लैंग्वेज में लॉन्च होती है हमारी। अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? तो भारत शामिल होगा 2027 में। यहां पर देखिए आर्टिकल है, इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के ये बात चल रही है ना, कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ले आओ कि सिविल एविएशन के थ्रू, नागरिक उड्डयन के थ्रू, जो जहाज वगैरह उड़ते हैं ना, उनके थ्रू जो कार्बन का एमिशन हो रहा है वो कम से कम हो या फिर जीरो हो जाए। तो इसके लिए अलायंस बनाया गया है, इसके लिए समिट्स की जा रही हैं, लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है दुनिया भर के देशों को, और उनसे कहा जा रहा है कि इसमें हिस्सा लो, शामिल हो और इंश्योर करो कि आपके द्वारा कार्बन का एमिशन कम से कम या ना के बराबर हो। तो इंडिया ने कहा कि भाई हमको थोड़ा सा मौका दो, हम अपना इकोसिस्टम थोड़ा सा सुधार कर लें 2-4 साल में। जब इकोसिस्टम 2-4-5 साल में सुधार कर लेंगे तो अब हम लोग इसमें शामिल होंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि हम लोग अगर एमिशन कर रहे होंगे तब आप फाइन लगा देना या फिर जो भी करना होगा, एक्शन लेना होगा वो लेना। अभी अगर हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं तब हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि अभी तो भाई हम लोग के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं। तो ऐसे में अभी अगर चार्जेस देने पड़ेंगे तो हो जाएगा घाटा, जगह जगह हर जगह चार्ज ही भरना पड़ेगा, फाइन ही भरना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर घोषणा की है भारत सरकार ने कि वो 2027 तक इसमें शामिल हो जाएगा। क्लियर है? और इसमें
कार्बन ऑफसेट एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, जिसे कॉर्सिया कहा जाता है, इसके, और LTAG यानी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स, इन सब में ये मिलकर के हिस्सा लेगा। ठीक है। नागरिक उड्डयन संगठन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है एक, उसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। 1947 में वो स्थापित हुआ था। मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका हेडक्वार्टर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महासचिव है इसके जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज। अगला, हाल ही में किसने लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता? तो इसको जीत लिया है मारिया स्टेपानोवा ने। मारिया स्टेपानोवा ये रसियन मूल की हैं, हालांकि रसिया में रहती नहीं है, रहती हैं बर्लिन में अब, लेकिन रसिया की हैं ये। लिप्जिंग बुक पुरस्कार इनको मिला हुआ है, और कारण क्या है? देखो, सपोर्ट्स यूक्रेन स्ट्रगल। अगेन आप देख लो, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बात कही थी, सारे अवार्ड किस तरफ जा रहे हैं। फिलहाल रसियन ये राइटर हैं मारिया स्टानपोवा, और इनको इनकी कविता का संग्रह जो है एक लॉन्च किया है, इनकी जो बुक है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, इसकी वजह से ये लिप्जिंग बुक प्राइज मिला हुआ है। इनकी एक और पुस्तक आई थी इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, ये 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी, हालांकि मिला नहीं अवार्ड, लेकिन नॉमिनेट हुई थी। ये रसियन यहूदी कवि हैं, उपन्यासकार हैं, पत्रकार भी हैं। 1972 में मॉस्को में रसिया में इनका जन्म हुआ, लेकिन अभी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं, और यही वजह है कि इनको दिया जा रहा है ये अवार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, ये अपनी ही पार्टी जो स्थापित किए थे उसके अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो 1999 में ये पार्टी बनाए थे, कांग्रेस पार्टी में पहले ये थे, उसके बाद वहां से अलग हुए, अपनी नई पार्टी बनाए एनसीपी, और उस एनसीपी पार्टी के अभी तक ये अध्यक्ष थे, और अब जाकर के इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है युवाओं को मौका देने के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसका पूरा नाम है एनसीपी पार्टी का, तो इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। इनके बारे में थोड़ा सा जानो, तो जैसा कि मैंने बताया 1999 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के एनसीपी पार्टी बनाई। इसके अलावा ये भारत सरकार में, क्योंकि देखो ये काफी बड़े लीडर हैं, आप महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेताओं में इनका नाम आता है, और सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र का कहो तो उसमें गलत नहीं होगा, शरद पवार जो है। और इसी वजह से भारतीय जो केंद्र राजनीति है, केंद्र की राजनीति है, उनमें भी इनका काफी बड़ा रोल रहा करता था। यही वजह है कि ये कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री, ऐसे कई बड़े हाई प्रोफाइल पदों पर ये रह चुके थे। ठीक है, तो शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष अब नहीं है। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों दुबई में शुरू हुआ है, इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर। टेक्सटाइल को लेकर के एक ये मंच है, समझ लो, आयोजित किया गया दुबई में दोबारा से। 15वां इसका संस्करण है, 2023 में दुबई में ये आयोजित हो रहा है। दुबई कहाँ है? यूएई में पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इंडिया पवेलियन का आयोजन अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, भारत सरकार के द्वारा किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के द्वारा, ये दोनों लोग मिलकर के इसका इंडियन पवेलियन का इसमें आयोजन किए हैं, और ये आयोजित तो हुआ कहाँ पर? दुबई में। 22 देशों से 200 से ज्यादा प्रदर्शक इसमें शामिल हुए। क्लियर? अब ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर आपको कोई सा भी सुझाव देना है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो। चलिए लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये पुणे में है। पहले दिल्ली में था, लेकिन अब पुणे में, पुणे वाला जो एक मेट्रो स्टेशन है वो सबसे गहरा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? 2023 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज का क्वेश्चन, आज आपको बताना है प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिए, अट्टुकल पोंगल महोत्सव देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में किस वर्ष में विलय हुआ था? दोनों ही क्वेश्चन हैं अच्छे, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में लिखना जरूर, और इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और जो कुछ पेड कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं, रनिंग हैं, जिनको आप परचेज कर सकते हो, वो हैं इकोनॉमी का कंप्लीट बैच, शताब्दी बैच, लोको पायलट का, हिंदी का, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो।
चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिलेगी। आप जाइए डाउनलोड कीजिए और फिर पीडीएफ सेक्शन से आप बाकी के महीनों के, बाकी के दिनों के भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में क्विज़ भी लगा सकते हो। क्विज़ भी जाकर के ज़रूर लगाना। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।